हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। तो हर बार की तरह पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटाइपल। आर्किटाइपल का मतलब होता है पुराना, यानी कि जो चीज बहुत पुराने टाइम से जो है चलती हुई आ रही है, वो बिहेवियर में भी आती है हमारे, ठीक है, हमारे नॉर्म्स में आती है, हमारी लैंग्वेज में आती है, ठीक है, हमारे पैटर्न्स में आती है, सिंबल्स में आती है। तो वो जो चीजें जो बहुत सदियों से पहले शुरू हुई थी और वो अब तक जो है उनको हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, आर्किटाइपल हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म बिलीव्स दैट archetypes determine the form and function of literary works, and that every work of literature can be categorized and fitted into a large framework that encompasses all literature। यानी कि जो पुराना पैटर्न था, ठीक है, वो उसी पैटर्न को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ये क्रिटिसिज्म काम करेगा। आर्किटाइप्स रिकरिंग आइडियाज, वो क्या करता है, रिकर करता है आइडियाज को, मोटिव्स को, इमेजेस को एंड पैटर्न को फाइंड इन द वैरायटी ऑफ वर्क्स, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर्किटाइपल आर included water, sun, moon, colors, circle, the great mother, wise old man, etc। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर ज्यादातर क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो वर्क्स दिए गए थे वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसमें कुछ फेमस नेम्स हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेजर की, फिर हम बात करेंगे कार्ल जूंग की, फिर हम बात करेंगे नॉर्थरोप फ्रायर की। वैसे नॉर्थरोप फ्राई का जो है नाम सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म का दिया है। लेकिन हम क्या बात करते हैं कि पहले किन्होंने दिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सीरीज में हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे बात पहले करते हैं फ्रेजर की। The anthropological origin of archetypal criticism can predate its analytical psychology origins by over 30 years. The Golden Bough 1890 to 1915, written by the Scottish anthropologist Sir James George Fraser। आप यहाँ पे इसका फुल नेम भी आप याद रख लीजिए इसका, ठीक है, वो क्या रहेगा, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, ठीक है। तो ये जो थे, इन्होंने अपना जो एक वर्क दिया था, उस वर्क का क्या नाम था, द गोल्डन बो। वैसे तो अगर आपके पास क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है ये किसने लिखा, तो आप लिख देंगे जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने लिखा था, ठीक है। वहां पे ईयर को लेकर के थोड़ा सा रहता है, समटाइम्स 1890 ही लिखा हुआ आता है, 1915 नहीं लिखा हुआ आता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 1890 जो है इनका पब्लिशिंग ईयर रहेगा, द गोल्डन बो 1890, ठीक है। किसने लिखा, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने लिखा। और ये कौन थे, ये स्कॉटिश थे, स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। was the first influential text dealing with cultural mythologies। यानी कि इन्होंने क्या किया, कल्चरल माइथोलॉजीज को लेकर के अपने टेक्स्ट को जो है वो लिखना शुरू किया, और उसी से जो है उन सबको जो है इन्फ्लुएंस करना शुरू किया था। Fraser was part of a group of comparative anthropologists working out of Cambridge University who worked extensively on the topic। The Golden Bough was widely accepted as the seminal text on myth that spawned numerous studies on the same subject। अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन और निकलता है मिथ के लिए, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास आर्किटाइप है, आर्किटाइप का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मिथ। ये आप लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर लिख सकते हैं। मिथ आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो भी धारणाएं रही हैं पहले की, जो हम मानते हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आर्किटाइप इज द स्टडी ऑफ मिथ, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। In the Golden Bough, Fraser identifies practices and mythological beliefs shared among primitive religions and modern religions। यानी कि प्रिमिटिव रिलीजियंस जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हुआ करते थे, जब स्टार्ट हुआ था रिलीजन, ह्यूमन बीइंग ने वर्शिप करना स्टार्ट किया था, उसको लेकर के। एंड जो मॉडर्न रिलीजन है, आज के टाइम में हम किस तरीके से वर्शिप करते हैं, कौन सा रिलीजन जो है अडोप्ट करते हैं, तो उसको लेकर के, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन है आप कह सकते हो, तो उन दोनों के बीच में आप ये भी कह सकते हो कि कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, तो उनको लेकर के जो है गोल्डन बो डिस्कस करता है, ओके। एंड फ्रेजर ने उसके बारे में बताया है, रिलीजन के बारे में। एंड फ्रेजर आर्ग्यूज दैट द डेथ रीबर्थ मिथ इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चरल माइथोलॉजीज एंड इज एक्टेड आउट इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग सीजन्स एंड वेजिटेशन। और ये क्या है कि फ्रेजर ने ये भी कहा कि
इंसान जो है वो पैदा होता है और वो इंसान मरेगा भी सही, ठीक है, बिकॉज मैन इज मॉर्टल, ठीक है। तो वो इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है। और ये जो है सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, ये चलता रहता है। ये साइकिल पहले बर्थ होता है, फिर डेथ होती है, फिर से उसका रीबर्थ हो जाता है, फिर डेथ होती है। तो दिस टाइप ऑफ साइकिल विल बी कंटिन्यूड इन लाइफ। तो ये जो था, ये इसने ये कहा कि ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं है, ठीक है। ये सारे रिलीजन जो है इस चीज को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मानने का तरीका होता है, एक बिलीफ जो होता है, वो सारे रिलीजन का क्या होता है, सेम होता है। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि डेथ रीबर्थ का जो एक मिथ है, वो कल्चरल माइथोलॉजी जो भी है हमारे पास, जिस भी हमारे पास लैंग्वेज की है या किसी भी कल्चर की है, वो सब में है, ठीक है। एंड इज एक्टेड आउट इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग सीजन्स एंड वेजिटेशन। और इन्होंने क्या किया है, उसको जो है सीजन और वेजिटेशन के साथ जो है रिलेट करके बताया है। द मिथ इज सिंबलाइज्ड बाय द डेथ, ठीक है। जैसे कि जो हमारे पास फसल होती है, वो क्या होती है, सबसे पहले हम बीज उगाते हैं, बीज उग जाते हैं, तो वो जो बर्ड्स निकल करके आती हैं, ठीक है। फिर वो बड़ी होती हैं, मेच्योर होती हैं, फिर वो पक जाती हैं, तो उनको निकाल लिया जाता है, फिर वो दोबारा फिर बीज बन जाती हैं। तो वो क्या हो गया कि एक जो बीज हमारे पास हमारे बना है, उसको हमने ग्रो करने की कोशिश की है अंडर द अर्थ, तो वो हमारे पास क्या हो गया, उसका बर्थ रीबर्थ हो गया, ठीक है। क्योंकि वो क्या था, हमारे पास पहले एक सीड था, ठीक है। सीड हमारे पास क्या कर रहा है, रीबर्थ कर रहा है। और लास्ट तक आते आते जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, फाइनल जो उसकी हार्वेस्टिंग होती है, वो हमारे पास क्या होती है, उसकी डेथ होती है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास रहेगी। तो द मिथ इज सिंबलाइज्ड बाय द डेथ, दैट इज फाइनल हार्वेस्ट, एंड रीबर्थ इज द स्प्रिंग ऑफ द गॉड ऑफ वेजिटेशन, दैट इज स्प्रिंग ऑफ द गॉड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है इसके अंदर कि हमारे पास सीजन्स एंड वेजिटेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया था, वो फ्रेजर ने दिया था। किसमें दिया था, द गोल्डन बो में दिया था। किसमें दिया था, द गोल्डन बो में दिया था। एंड दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू योर आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ल जूंग की। अब इसमें ना एक और चीज मैं आपको बोलना चाह रही थी कि ये जो हमारे पास राइटर्स हैं, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर हैं, इनको मैंने नीचे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर इसको डिस्कस करें रिलेट कराते हुए, कि फ्रेजर का जो एक वर्क है द गोल्डन वो 1890 में आया। इसका जो सब टाइटल है वो क्या है, अ स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन। क्या है, अ स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन। तो ये आपने याद रखना है। एक जो और इनका वर्क है वो है फोकलोर इन ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। जो भी इनके टेस्टामेंट्स के जो भी वर्क होते थे, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ये सारे किससे रिलेटेड है, इनके रिलीजन से रिलेटेड है, इनकी बाइबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें किसकी थ्योरी को जो है स्टडी किया जा रहा है, रिलीजन की स्टडी को जो है किया जा रहा है, रिलीजन को स्टडी किया जा रहा है। और इसका जो सब टाइटल है वो क्या है, अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन। स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन, दोनों में ही रिलीजन की ही स्टडी हो रही है। यहाँ पे कंपैरेटिव रिलीजन है, यहाँ पे मैजिक एंड रिलीजन है, ठीक है। तो ये हमने याद रखने हैं, इनके जो है इंपॉर्टेंट वर्क रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ल जूंग की। कार्ल जूंग क्या कहते हैं, आप देखिए इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने याद रखना है, जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू विच राइटर, तो वो कार्ल जूंग से रिलेटेड हो जाता है हमारे पास, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये स्विस के हैं। अब देखिए क्या है, आर्किटाइपल criticism owes its origin to the work of the Swiss psychologist Carl Jung. Jung argued that all humans share what he called a collective unconscious. जो क्या कह रहा है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं धरती पे, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक कॉमन जो है कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो है वो यूज करते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है इसके अंदर कि हम जो क्या करते हैं, पैदा होते हैं और लास्ट तक जब तक डेथ तक आते हैं, तो कुछ मेमोरीज जो होती हैं वो हम अपनी माइंड में कलेक्ट करके रखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। इसीलिए इसने बोल दिया कि अनकॉन्शियस है। वो क्या होता है, हमारे जैसे जैसे एक्सपीरियंस ऐड होता चला जाता है, वो हमारे माइंड में क्या होते चले जाएंगे, वो ऐड होते चले जाएंगे, वो इमेजेस जो है वो बनती चली जाती हैं। तो एक जो एक्सपीरियंस है वो किसी का ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इस माइथोलॉजी में होता है या इस जगह पे होता है या इस कंट्री में होता है, वो क्या होता है, वो एक ह्यूमन के अंदर होता है, चाहे वो ह्यूमन कहीं से भी बिलोंग करता हो। तो कार्ल जूंग की थ्योरी ये हमें बताती है कि दिस अनकॉन्शियस इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड इमेजेस comprising a racial past of pre-human experiences from which memories have been erased. Okay, and the collective unconscious manifests itself in the dreams and myths.
और ये जो कलेक्टिव इनकॉन्शियस होती है वो क्या करती है, ड्रीम्स में और मिथ्स में जो है मैनिफेस्ट होती हैं, हाईलाइट होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वैसे तो क्या बोला है इसने कि जो पीछे की जो होती हैं मेमोरीज जो होती है वो इरेज भी होती चली जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं, ड्रीम्स में मिथ्स में ये हमारे पास रह जाती है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी मिथ्स जो है नेचर को लेकर के जो है बनाई गई है। ठीक है, तो वो चीजें क्या है, वो पुरानी सदियों से चलती आ रही हैं, इसीलिए कार्ल जुंग जो है उस थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं। Critics who subscribe to Jung's archetypal theory seek to identify archetypes and trace patterns in diverse literary works across eras and cultures. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये कौन है, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, कार्ल जुंग, और इनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नॉर्थरॉप फ्राय। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे फिर से भूल गई हूँ, मैं इनकी बुक्स के बारे में जरूर बात करती चलूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो कार्ल जुंग की जो इनकी एक बुक है, जो इनका वर्क है, कार्ल गुस्ताव जुंग, ये पूरा नाम हो जाएगा इनका, द नॉर्थर्न एंथोलॉजी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, द नॉर्थर्न एंथोलॉजी थियरी एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्थरॉप फ्राय। देखो नॉर्थरॉप फ्राय जो था, इन्होंने क्या किया, जो भी आर्केटाइप जो है हम पढ़ रहे हैं ज्यादातर इन्हीं की देन है। ठीक है, तो वाइल जुंगियन क्रिटिक्स फोकस ऑन जेनेसिस ऑफ आर्केटाइप्स, उन्होंने क्या किया, जेनेसिस आर्केटाइप्स पे जो है वो फोकस किया है जुंगियन ने। मिथ क्रिटिक्स सच एज नॉर्थरॉप फ्राय फोकस ऑन देयर एनालिसिस, अब वो क्या करते हैं, उनके एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे कौन आता है, बोडकिन। ठीक है, बॉडकिन्स आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, द फर्स्ट वर्क ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अप्लाइज जम्स थ्योरीज अबाउट द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो सबसे पहला जो वर्क जो है वो दिया गया था, वो किसने दिया था, मोड बॉडकिन ने दिया था। आप ये याद रखेंगे, मैं इसको हाईलाइट थोड़ा कर देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है जूंग ने उसको जो है क्या किया था, आगे इलाबोरेट किया था। ये चीज मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे बॉडकिन का हमारे पास एक वर्क है, मोड बॉडकिन का आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री 1934। ठीक है, वो क्या आएगा, 1934। ठीक है, तो इस वर्क को लेकर के जूंग ने क्या किया था, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया था, और उसकी जो थ्योरी थी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, आर्केटाइप्स की, तो वो उसको उन्होंने क्या कर दिया था, उसके इलेबोरेट किया था। It was not until the work of the Canadian literary critic Northrop Frye that archetypal criticism was theorized in purely literary terms. The major work of Frye to deal with archetypes in is Anatomy of Criticism. ठीक है, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क आता है वो क्या आता है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म आता है। लेकिन उनका एक और ऐसे जो था वो कौन सा था, द आर्केटाइप ऑफ लिटरेचर। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे रहा था। इसी के बाद जो है इन्होंने एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म जो अपनी बुक लिखी थी, इज अ प्रीकर्सर ऑफ द बुक। देखो लिखा है ना इसने कि प्रीकर्सर ऑफ द बुक, क्या ऐसे उनका जो था वो प्रीकर्सर था उनकी इस बुक के लिए, इस वर्क के लिए, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड द नेम ऑफ द एसे वाज द आर्केटाइप्स ऑफ लिटरेचर। Fry's thesis in archetypes of literature remains largely unchanged in anatomy of criticism, यानी कि बहुत ज्यादा कह सकते हो कि इनका जो पार्ट है वो उसके अंदर मैच करता है दोनों चीजों में। ठीक है, Fry's work helped displace new criticism as the major mode of analyzing literary texts before giving way to structuralism and semiotics. अब यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म थे आया था, उसके अंदर क्या है, उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म पे ध्यान दिया था, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ध्यान दिया था कि जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, टेक्स्ट के ऊपर जो है बेस्ड होती हैं, टेक्स्ट के अंदर ही निहित होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्रिटिसिज्म आया था, न्यू क्रिटिसिज्म, उन्होंने अपना बेस कहाँ से लिया था, नॉर्थरॉप फ्राय के जो वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, वहां से जो है उन्होंने बेस बनाना शुरू किया था। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरलिज्म जो है एंड सिमियोटिक्स जो है उसके ऊपर वो आए थे। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म को जो है वो बेस कहाँ से मिला, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म से मिला था, नॉर्थरॉप फ्राय का जो वर्क था। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या आती है कि नॉर्थरॉप फ्राय ने जो है प्लॉट्स बताए हैं कि चार तरह के जो है वो प्लॉट्स होते हैं, और उन्हीं के ऊपर जो है हम सारे के सारे जो है वो वर्क कर रहे हैं, जो वो हमारे पास नॉर्मल लाइफ जो हम जी रहे हैं उसकी अगर बात की जाए। दूसरा, अगर लिटरेरी वर्क की अगर बात की जाती है तो कोई भी लिटरेरी वर्क जो है वो इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, और वो क्या चीजें हैं, इन्होंने लिखा है कि फ्राय प्रपोज्ड 4 मिथियोई, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लॉट्स दैट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ
ऑफ फोर मेजर जॉनरास एसोसिएटेड विद द सीजंस ऑफ द ईयर, और उन्होंने उसको क्या किया है, सीजन ऑफ द ईयर्स के साथ जो है वो रिलेट कराया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडिविजुअली पूछे जाते हैं कि समर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि जो टाइप्स ऑफ प्लॉट्स है, मिथ्योई जो है वो किसके वर्क्स में है, ये हमारे पास नॉर्थरोप फ्राई के वर्क में है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले कि समर अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कराऊं वहां के वर्क्स के साथ, क्योंकि ये जो वर्क हम जितने भी पढ़ रहे हैं वो हम किसके पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड का लिटरेचर है, यानी कि जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, मोस्टली सर्दी होती है, और जो एक समर का जो टाइम होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जो उनको क्या करता है, एक नया एंथुजियाज्म देता है, एक नई जो है एक सुबह देता है ये चीज करने के लिए कि हम एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां से आप समझ सकते हो कि समर में वो सब बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि बाकी विंटर जो होता है तो इनका बड़ा स्टिंगी रहता है, क्योंकि उसमें बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, आइसी आइस दिखाई देती है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो इनका एक जो ये सीजन है समर, वो क्या है, उनका एक रोमांस का सीजन होता है, उसके अंदर क्या कह सकते हो, एक बर्थ होता है एक हीरो का। ठीक है, तो इसको दोनों चीजों से आपसे रिलेट करा के सोच याद रखना है कि समर इज द मंथ ऑफ रोमांस, और आप क्या कहेंगे, इट इज द मंथ ऑफ बर्थ ऑफ द हीरो। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है ऑटम। ठीक है, ऑटम जो है वो क्या करेगा, अब अगर कोई आया है तो उसकी डेथ भी निश्चित है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बेस्ड हो गया हमारे पास, क्योंकि आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ी हम यही चीज रहे हैं। ठीक है, जो क्या है, बर्थ और डेथ के बारे में बात कर रहा है। तो ऑटम जो है एक ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑटम में आपने देखा भी होगा सारे पत्ते वगैरह सब झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है वहां पे कि एक बिल्कुल जो है एक पार्ट जो है वो लाइफ का क्लोज हो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि मूवमेंट टुवर्ड्स द डेथ और डिफीट ऑफ द हीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है हीरो का समर के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफीट हो रहा है, यानी कि डेथ हो रही है हीरो की। ठीक है, थर्ड जो पार्ट आता है हमारे पास वो क्या है, विंटर। विंटर मैंने आपको अभी बताया कि हर जगह आइसी आइस दिखाई देती है, जो भी हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे, तो ये एक आयरनी और सटायर को यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे हीरो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, द हीरो इज एब्सेंट। एंड द फोर्थ वन इज स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है, कॉमेडी होती है, यानी कि सारे जो पार्ट हमारे पास रह गए हैं उसके अंदर क्या बचा, कॉमेडी। एंड इसके अंदर क्या होता है कि रीबर्थ ऑफ द हीरो होता है, कि हीरो जो होता है वो दोबारा बर्थ ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे चार सीजन, चारों सीजन को हमने रिलेट करा करके याद रखना है, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, रोमांस, ट्रेजेडी, आयरनी एंड कॉमेडी। ठीक है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। नॉर्थरोप फ्राई का जो एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, उससे हमारा ये रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे क्रिटिक्स जो है नाम लिख दिए हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स, फ्रांसिस फेर्गुसन, फिलिप विलराइट, लेस्ली फ्रेडलर, फेडलर, नॉर्थरोप फ्राई, मॉड बॉडकिन, जी विल्सन नाइट, कार्ल गुस्ताव जुंग एंड जेम्स जोस फ्रेजर। ठीक है, इनको तो हम ऊपर पढ़ ही रहे हैं तो इजीली हमें याद हो जाएंगे, तो बाकी को भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वर्क्स की अगर बात करते हैं, फ्रेजर के वर्क हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, द गोल्डन बो एंड द फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जिनके सबटाइटल्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी विल्सन नाइट का एक जो वर्क है, द व्हील ऑफ फायर, इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, 1930 में इनका ये वर्क आया था। मोड बॉडकिन मैंने आपको बता ही दिया, मोड बॉडकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप कह सकते हो कि एक आर्किटाइपल जो एक वर्ड है ना, वहां से आप कह सकते हो कि जनरेट सा हो गया था। पहले इस चीज को क्या पता नाम नहीं दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ से जो है उसको नाम दे दिया गया था आर्किटाइप। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आर्किटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री 1934 में आया था मोड बॉडकिन का। ठीक है, देन हमारे पास रहता है नॉर्थरोप फ्राई का, मैंने बता ही दिया, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957 में आया, एंड हिज फेमस एसे वाज द आर्किटाइप्स ऑफ लिटरेचर। एंड कार्ल गुस्ताव जुंग का हमारे पास रहेगा द नॉर्टन एंथोलॉजी, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक ये जो हमारे पास एक कॉमन सी बुक है, उसके अंदर ये जो कुछ टर्म्स दी हुई थी, ये मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जरूर गो थ्रू करा दूं। ये क्या है, की टर्म्स इन आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। एक है एनिमा, एक है एनिमस, एक है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस तो हम पढ़ चुके हैं, है क्या, वैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता भी दिया है इसको, कि पहले एनिमा की बात करें तो जूंग बिलीव दैट मैस्कुलिन फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन बोथ द सेक्सेस। देखो ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन 100% मैस्कुलिन है, फेमिनिन जो है वो 100% फेमिनिन है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हम इंटरचेंज करते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में जो है मेल्स की रहती हैं, मेल्स के जो है फीमेल्स की रहती है। तो वो जो एक जूंग का एक ये जो बिलीफ है, क्योंकि साइको एनालिटिकल भी थ्योरी जो है यहाँ पर दे रहे हैं, तो क्या रहेगा कि
उनका मानना था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम शेयर करते हैं मैस्कुलिन की एंड फेमिनिन की। एनिमा इज द इनर फेमिनिन पार्ट ऑफ द मेल पर्सनैलिटी। तो मेल पर्सनैलिटी के अंदर ये क्या है, एक इनर फेमिनिन पार्ट है एनिमा। और इसका हम अगर उल्टा कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, इट इज द इनर मैस्कुलिन पार्ट ऑफ द फीमेल पर्सनैलिटी ऑफ द और द मैस्कुलिन आर्केटाइप इन वुमन, वो क्या हो जाएगा, एनिमस हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमा और एनिमस को आप याद रखेंगे। माँ से याद रख लीजिए मेल के लिए रहता है, मस से याद रख लीजिए वो किसके लिए, मस्कुलिन को अवॉइड कर रहा है, यानी कि मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वुमन के अंदर होती हैं। आप ऐसे भी याद करके इसको रिलेट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इट इज अ सेट ऑफ प्रेमल memories common to the human race existing below each person's conscious mind, and it is that part of the mind containing memories and impulses of which the individual is not aware। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जीते हैं, सारी चीजें हमें टू द पॉइंट जो है सब याद नहीं रहती हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, उन चीजों को ग्रैब करते हुए चलता है। तो वो होता है हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ठीक है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ माइंड कंटेनिंग मेमोरीज एंड इंपल्सेस ऑफ विच द इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर। इनके लिए इंडिविजुअल खुद अवेयर नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटिकली दीज आर स्टोर्ड इन आवर माइंड। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो एनिमा, एनिमस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, और तीन जो नेम मैंने आपको बताए हैं वो हमारे पास याद रहेंगे। ठीक है, फ्रेजर का, कार्ल जूंग का एंड नॉर्थरोप फ्रायर का, और उनके जो वर्क्स हैं दैट इज दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन वो, आर्किटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द नॉर्टन एंथोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। और कल जो है हम नेक्स्ट के जो क्रिटिसिज्म्स हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।